So good morning and welcome to BPSC Gurukul. I hope everyone is doing good. So आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ज्योग्राफी। So बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच किया जाए कि बेनिफिट जल्दी हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भी फ्रूटफुल हो, या फिर बेसिक्स की अगर बात करें, क्योंकि जो एडवांस एग्जाम देने वाले हैं बच्चे उनको तो मेंस की भी आंसर राइटिंग करनी है, इंटरव्यू भी फेस करना है, तो सिर्फ प्रीलिम्स पे हम फोकस नहीं कर सकते। प्रीलिम्स पे फोकस करने का मतलब है सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो तो हम किसी भी फैक्चुअल बुक को उठाएंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे। नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट, लेकिन हमें अगर एग्जाम टारगेट करना है बीपीएससी, यूपीएससी, तो हम क्या करेंगे, हमें मेंस का एग्जाम देना है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अ लिटिल डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब आपको मिलती है तो आप किसी भी टॉपिक को, अगर 2000 वर्ड्स का वो टॉपिक है तो नॉलेज उसको कहेंगे कि जब आप उस 2000 वर्ड के टॉपिक की नॉलेज को 200 वर्ड्स में कंसोलिडेट करके लिखते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो ये हमारा बेसिक फोकस रहेगा कि हम उस तरीके से चीजों को समझते हुए चले कि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम प्रॉपर तरीके से क्या उसका आंसर होना चाहिए, क्या हमसे पूछा जा रहा है, उस पर फोकस करते हुए हम आंसर को निकाल पाए और उसको लिख पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की सीरीज। एनसीईआरटी किसी भी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कुछ वैसा है कि अगर आपने 6 to 12 काफी अच्छे से पढ़ा होता तो इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अटेन करने की जरूरत नहीं थी। 6 to 10 की अगर बात करें तो हर बच्चा पढ़ता है, सोशल साइंस हर बच्चे के पास है, सिलेबस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। एंड वन मोर थिंग, आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स जो हो गए हैं उनके पास जो सोशल साइंस की बुक अवेलेबल है वो एनसीईआरटी से भी एडवांस है। उन बुक्स में 10th की बुक में आपको 11th का कंटेंट मिल जाएगा। तो माई क्वेश्चन इज कि अगर हम उस पैटर्न को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ तो आप ऐसे ही प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि स्कूल में कौन पढ़ाई करता है, बेसिक, ठीक है। तो ये पढ़ाई अब हम यहाँ करेंगे एनसीईआरटी। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे ज्योग्राफी, जो कि आपकी 6th स्टैंडर्ड की होने वाली है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। वन मोर थिंग कि क्लासेस कौन देख सकते हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी बहुत बेसिक है। इस पूरे सेशन में हम लोग न्यू और ओल्ड एनसीईआरटीज दोनों को मिक्स करके उनका जो कंपैरिजन है उसको भी देखेंगे, क्या कंटेंट में चेंज आया है उसको भी देखेंगे, और बेस बिल्डिंग में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उसको समझेंगे। जब आप अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे तो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़े। इनको देखने के बाद हम ट्राई करेंगे कि उस तरीके से हम एनसीईआरटी को समझें कि एक बार आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स वीडियो से गो थ्रू होने की जरूरत नहीं हो। अगर आपने अभी 12th पास की है और आप पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर पहले फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बारीकी से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। क्या जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा टॉपिक किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। So without delay, let's start navigating geography with me. तो यहाँ पूरे सेशन में हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं हम उस बारे में पहले बात करते हैं। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है जिसका नाम है अर्थ आवर हैबिटेट,
ज्योग्राफी का नाम है वो हमारा है अर्थ अवर हैबिटेट। तो सवाल है जो अभी की एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो काफी सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी इंक्लूड करती है उस सीरीज में। कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो सिर्फ रीड करने में आपके सामने फैक्ट है, लेकिन उनके पीछे का कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, पीछे की डेप्थ की बात करें, तो वो काफी ज्यादा होती है। तो एनसीईआरटीज को हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है कि एक 6 का बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है। हमें एनसीईआरटी को उस तरीके से पढ़ना है दैट वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। तो उसी तरीके से हम एनसीईआरटीज को लेकर चलेंगे। दूसरी चीज, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप उनको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस सेशन के बाद, अभी के बाद आपको एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। सेशन में हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक सिस्टम से। वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को समझना है। हम पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ, राइट। और अगर हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन को देखते हैं और जानते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ है, तो सबसे पहले हमें लोकेट करना होगा इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ की पोजीशन क्या है, अर्थ आखिर है क्या, है कहाँ और कहाँ लोकेटेड है इस पूरे यूनिवर्स में। अगर हमें ये पता चलेगा तभी हम अर्थ के अंदर जाके उन चीजों को पता कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको किसी के घर का पता करना है कि किसी घर के ऊपर आपको बायोग्राफी लिखनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, वो घर कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी कंट्री में है, किस स्टेट में है, कौन सी सिटी में होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, किस विलेज में है, किस प्रॉपर टाउन में है, कहाँ वो एग्जैक्ट चीज है या वो एग्जैक्ट घर है जिसके बारे में हमें डॉक्यूमेंट्री लिखनी है। तो पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे अर्थ के बारे में कि अब अर्थ जब हम पहुंच चुके हैं अर्थ, तब अब हम अर्थ के बारे में क्या जानेंगे। When we say geography is nothing but the systematic study of earth। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी, अर्थ की। और इस सिस्टमैटिक स्टडी को करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि इस अर्थ की पोजीशन क्या है, ये अर्थ आखिर इस यूनिवर्स में कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर पोजीशनड है। इसके लिए आपको समझना है सबसे पहले चैप्टर को। सबसे पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का कहता है वो है सोलर सिस्टम। अब एक बात हम समझते हैं कि जब भी हम सोलर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सन के अराउंड इतने सारे बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, घूम रहे हैं। इनका क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, इनमें अर्थ की पोजीशन क्या है, इनका कहाँ रोल है, सन क्या रोल प्ले करता है, इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम सोलर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, इस सोलर सिस्टम के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी अर्थ कहाँ पर है, और फिर हम अर्थ के मेजर डोमेन्स की बात करने वाले हैं। फिर हम अर्थ के मेजर डोमेन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो कि जो हमें पढ़ना है वो है कहाँ। अब हमें पता चल गया कि वो है कहाँ, उसके बाद हम जानेंगे कि वो क्या है, उसमें क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, कितने पहाड़, कितने पर्वत, कितने पठार, नदियां, वैलीज, बहुत कुछ इस अर्थ पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। ये हमारे सराउंडिंग में रहने वाला एटमॉस्फेयर, हम जो इस अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, जहां 75% तक नियरली वाटर है, उसकी पोजीशन क्या है,
इस चीजों को हम कंप्लीटली डील करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर के साथ, जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। ये होगा हमारा पहला चैप्टर, और इसी सोलर सिस्टम के जो मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है जिसको आप यूनिवर्स कहते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। इन ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इस सूरज के अराउंड घूम रहा है, जहां पर हम निवास करते हैं, हम उसे अर्थ कहते हैं। ऑब्जेक्ट तो काफी सारे घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम बात करने वाले हैं अर्थ की, तो हम स्पेसिफाइड वे में देख रहे हैं कि उस सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? अर्थ है। यहां पर अगर हम बात करें कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सोलर सिस्टम का मतलब, सोलर जो ये वर्ड है, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू सन, रिलेटेड टू सन। इसका मतलब जहां पर सन हमने देखा, उस सन के आसपास जो चीजें हमें दिखाई देंगी वही हमारा सोलर सिस्टम होगा, राइट। अब इस सोलर सिस्टम के अंदर, इस सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब भी हम इस धरती को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, यहाँ से स्काई को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, वहां पर मून दिखाई देता है, स्काई में हमें स्टार्स दिखाई देता है। ऐसा कभी कभी मून दिखाई देता है, कभी साइज में कंप्लीट है, कभी हमें मून दिखाई नहीं देता, कभी हाफ मून दिखाई देता है। हम अपनी डेली लाइफ में इन्हें कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या का नाम देते हैं। पूर्णिमा यानी कि फुल मून, अमावस्या यानी कि नो मून। ये सारी पोजीशंस, ये सारी चीजें क्या है, हमें उसको समझना है। और एक बात और आपको समझनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जब आप इस आसमान के अंदर बहुत सारे तारे देखते हैं, इन स्टार्स को जब आप देखते हैं, तब ये स्टार्स एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, इस स्काई के अंदर, इस आसमान के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो पैटर्न दिखाई देता है, स्टार्स का जो पैटर्न दिखाई देता है, पैटर्न जो दिखाई देता है, जिसमें आप एक सप्तऋषि मंडल की बात करते हैं, जहां पर 7 तारों का समूह है जो एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, अलाइन है। अगर आप उस पैटर्न को देखते हैं, इन स्टार्स के एक पैटर्न को हम नाम देते हैं कॉन्स्टलेशंस। पैटर्न को क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टलेशन। तो पहली टर्म जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टलेशन, डिस्कस की है, ठीक है। इस टर्म को हम बोल रहे हैं कॉन्स्टलेशन। इस टर्म का मतलब है, मान लीजिए ये स्काई है, ये रूम पूरा स्काई है ऊपर हमारा, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स हमारे पास हैं। तो इन स्टार्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, इस पैटर्न को हमने क्या बोला? कॉन्स्टलेशन बोला। सो आज के बाद अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टार्स के द्वारा जो एक सेट पैटर्न बनता है उसे ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर। सो हम वापस इस टर्म को समझाते हैं, समझते हैं। सी, सबसे पहली जो टर्म है हमारे सामने, उसको हमने बोला कॉन्स्टलेशन। जब हम इस कॉन्स्टलेशन को देखते हैं, तो कॉन्स्टलेशन का मतलब है हमारे सामने एक पूर्ण रूप से खाली आकाश है, स्काई है, उस स्काई के अंदर ग्रुप ऑफ स्टार्स है,
वहां पर बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं। अब जब ये ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम एक सब सेट पैटर्न के अंदर अरेंज देखते हैं, इनका एक अरेंज्ड पैटर्न देखते हैं, तो उसी अरेंज्ड पैटर्न को हम क्या कहते हैं? उसी अरेंज्ड पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब जो कॉन्स्टेलेशन हमने देखा, ग्रुप ऑफ स्टार, अरेंज्ड पैटर्न, सेट पैटर्न, जिसमें मोस्ट इजीली जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे आप सभी ने सप्तऋषि मंडल का जो नाम सुना है, सप्तऋषि मंडल जो है, ये सप्तऋषि मंडल क्या कहता है? आपने सुना होगा सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल। अब ये सप्तऋषि मंडल क्या कहता है? जैसा कि नाम बता रहा है, नाम का मतलब है, सप्त का मतलब क्या होता है? सप्त का मतलब होता है 7, 7, ऋषि मतलब सेग। ये 7 तारों का एक समूह है जो एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड है, उसे हमने बोला कॉन्स्टेलेशन। सो फर्स्ट टर्म जो हमें समझनी थी उसे हमने बोला कॉन्स्टेलेशन, और कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड है, राइट। अब इनमें बहुत सारे तारों का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे एंशियंट टाइम में बहुत सारे स्टार्स को यूज किया जाता था सो दैट वी कैन कंसिडर ऑल द डायरेक्शन। आज हमारे पास गूगल मैप है, कहीं हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना चाहते हैं तो हम मैप पे टाइप करते हैं, जनरली हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, फोन आ गया है हमारे पास। बट रिमेंबर दोस टाइम्स जब ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग कैसे जाते होंगे? हम पढ़ते हैं यूरोपियन आए, पुर्तगीज आए, उस टाइम पे वो किस तरीके से डायरेक्शंस को यूज करके आते होंगे। तो सवाल है, एक टाइम था जब हमारे एंसेस्टर्स आसमान की तरफ रात में देखते थे और उनमें एक स्टार है जिसकी एक फिक्स्ड लोकेशन है, उस तारे को देखकर वो बताते थे कि यही वो तारा है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि मेरी पोजीशन, हमारी पोजीशन कहाँ है, जिसे हम नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं। सो जो एंशियंट टाइम्स में हमारी डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए क्या होता था? एक स्टार की हम मदद लेते थे, हेल्प लेते थे, जिसे हम पोल स्टार या पोल स्टार के नाम से जानते हैं। डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। इस स्टार की हेल्प से हम डायरेक्शंस को जानते थे, डायरेक्शंस को पहचानते थे, क्योंकि ये जो स्टार है, ये जो पोल स्टार की हमने बात की, ये हमेशा एक ही जगह पर रहता है। इट रिमेन्स एट अ फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड या फिर सेम पोजीशन एवरी टाइम, हमेशा सेम पोजीशन पर रहेगा। अब अगर ये हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है तो हमें इसे देखकर पता चलेगा कि अगर ये आज मान लीजिए यहाँ है तो मैं इस डायरेक्शन में हूं, अगर ये आज मुझे यहाँ दिख रहा है तो दैट मीन्स तारा नहीं मूव किया, स्टार ने मूव नहीं किया, दैट मीन्स हमने मूव किया। इसीलिए एंशियंट टाइम में डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम इन स्टार्स की हेल्प लेते थे। अब एक नॉर्मल सी बात हम समझते हैं कि जो भी हम इस पूरे आसमान के अंदर देख रहे हैं, इन्हें हम स्टार्स का नाम देते हैं। बट जहां हम रहते हैं वो क्या है? हम इस पूरे यूनिवर्स में खुद को क्या पाते हैं? सबसे पहली चीज जो दिमाग में आपके आएगी, व्हाट इज यूनिवर्स? ये यूनिवर्स आखिर है क्या? इस यूनिवर्स का क्या मतलब है? तो यूनिवर्स का मतलब होता है ऑल द मैटर्स एंड स्पेस
सी, यूनिवर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं कि यूनिवर्स क्या है, तो कोई भी चीज या कोई भी जगह, जो भी खाली जगह है मान लीजिए, जो एग्जिस्ट करती है, वैकेंट है, लेकिन वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। अब सबसे पहले ये डाउट होता है सबको कि यूनिवर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैटर यानी कि ऑब्जेक्ट्स, या फिर ये स्टार्स जो हम कंसिडर कर रहे थे, या फिर प्लैनेट्स जिसको हम कंसिडर कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या है? स्टार, प्लैनेट, उनके बीच का वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस, जो भी चीजें, मान लीजिए यूनिवर्स का पार्ट क्या होगा? अगर इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार, प्लैनेट्स, खाली स्पेस है, गैसियस चीजें हैं, वैक्यूम है, या जो भी चीजें हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूरे ओवरऑल सिस्टम को हम यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम ही यूनिवर्स में काउंट होता है, सिर्फ मैटर नहीं काउंट होता। और इसी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ हम देखते हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं, यही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। यानी कि अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो हम मेजर चीज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्टेंस किस चीज की है, इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट किस चीज की है। इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है गैलेक्सीज की, इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, and that object is something we call this object as, पहले हम प्लैनेट डिस्कवर करते हैं, उसके बाद हम अर्थ पे आएंगे। पहले आपको समझने की जरूरत है कि प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक आई होप क्लियर है। अब प्लैनेट सुनकर दो चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं, सिर्फ स्टार और प्लैनेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आखिर? सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट। अब ये डिफरेंस क्या है? अब देखो, सबसे पहली चीज जो स्टार होता है, स्टार कब कहलाता है? जब इसके पास इट हैज इट्स ओन लाइट, जब इसके पास खुद की लाइट होती है। मतलब क्या हुआ? इसके पास अपनी लाइट का प्रेजेंस होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। राइट, इसके पास अपनी लाइट है, इट हैज इट्स ओन लाइट, और ये लाइट जो है ये क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, और इसी वजह से इसके पास हीट है। अगर हम सूरज को देखें, सन की तरफ देखें, हम कॉन्टिन्यूअस सूर्य को देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो क्या होगा? आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, उसके पास इतनी चमक है, उसके पास इतनी लाइट है कि हम उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो वो लाइट क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हीट है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आप इस बैच के स्टार हैं, आप इस स्कूल के स्टार हैं, क्योंकि आप चमक रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑरा है, आपने कुछ अचीव किया है। तो सन ने क्या अचीव किया? स्टार ने क्या अचीव किया? इन्होंने अचीव किया हीट को, जिस हीट की वजह से ये चमक रहे हैं, ये लाइट है इनके अंदर, इसीलिए इसे स्टार बोला जाता है। दैट इज व्हाट आई थिंक क्लियर। जब प्लैनेट आता है, तब प्लैनेट का मतलब ये होता है कि इसके पास अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं है, इसके पास अपनी खुद की हीट भी नहीं है और अपनी खुद की लाइट भी नहीं है। और ये जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई से। ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है।
जो घुमंतु है। तो क्या प्लेनेट घूमते हैं? तो यस दे डू। क्या हमारी धरती, हमारी अर्थ घूमती है? बिल्कुल घूमती है। और जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? वंडरर, घुमंतु। उसी घुमंतु को ग्रीक लैंग्वेज में प्लैनेटाई कहते हैं, उसी से प्लैनेट आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है प्लैनेट के लिए कि ये प्लैनेट, दिस प्लैनेट डज नॉट हैव, दिस प्लैनेट डज नॉट हैव its own light, it does not have its own light and light, does not have its own heat and light. rather ये क्या करते हैं? ये सूर्य के स्टार जो है, ये सूर्य के अराउंड, स्टार के अराउंड उसके रोशनी के कारण चमकते हैं, बिना उसकी रोशनी के कारण ये नहीं दिखाई देंगे। They are lit by the light of the star. ये जो स्टार है वही इन प्लैनेट्स को चमकाते हैं, शाइन करवाते हैं। So they are lit by light of stars. Lit by light of stars. जो तारे हैं उनकी लाइट से ही इनमें चमक दिखाई देती है। अब ये बात आपको समझनी है। अब एक सिंपल सी बात अगर हम करें, यहां पर एक और चीज आती है, वो क्या है? दैट इज मून। मून क्या है? मून क्या है? सो मून जो है वो भी एक ऐसी चीज है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अब मून को हम सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन अब सैटेलाइट क्या चीज आ गई? अब तो जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, सैटेलाइट के बारे में। आप समझिए कि मून जो है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, और सैटेलाइट होती है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये कह सकते हैं अर्थ का कंपेनियन है और उसी के अराउंड मूव करता है। क्लियर? अर्थ, मून। तो क्या मून को हम कंपेनियन ऑफ अर्थ का नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं, कंपेनियन ऑफ अर्थ। तो ये बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। स्टार क्या है? जिनके पास खुद की लाइट होती है और हीट होती है। जिनके पास लाइट नहीं होती वो क्या है? प्लेनेट है, वो सिर्फ घूम रहे हैं। और प्लेनेट के अराउंड जो घूम रहा है उनका साथी बनके उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट, मून कहते हैं, ठीक है, जो एक सैटेलाइट है। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाइट, वी हैव डन विद कॉन्स्टेलेशन। स्टार देखा हमने क्या होता है, हमने प्लेनेट देखा क्या होता है, और हमने मून देखा जो कि एक सैटेलाइट है, कंपेनियन है किसी भी प्लेनेट का, जिसको हम समझते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है।